जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। आज ये हमारी 12वीं क्लास है। अभी तक हमने कुल टोटल 11 क्लास ली हैं, तो जिन स्टूडेंट ने भी उन क्लासों को न देखा हो तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लासें हैं और सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी का एंशिएंट हिस्ट्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिस जिस टॉपिक से इसमें, तो उनको हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ बनाएंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है, उसमें क्या पॉइंट है? उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में आदि मानव के निवास के साक्ष्य बेलन नदी घाटी। कहाँ पर? बेलन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया क्षेत्र के व्यापक रूप से मिले हैं। चकिया क्षेत्र से व्यापक रूप से मिले हैं। किसके साक्ष्य? किसके साक्ष्य? देखिए, आदि मानव जो था, तो आदि मानव का साक्ष्य यूपी में, वह भारत की बात नहीं, यूपी में आदि मानव के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? बेलन नदी के वो साक्ष्य जो बेलन नदी घाटी से मिले हैं, सिंगरौली घाटी से मिले हैं और चकिया क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 विभागों में विभाजित किया गया है। एक है पुरापाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इनको हम एक 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 करके देखेंगे। पहले पुरापाषाण काल को देखेंगे। देखिए, पुरापाषाण काल में क्या है? पुरापाषाण काल के जो भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं जहाँ से कोई चीज़ मिली है, उन चीज़ों को हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या है? प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। पुरापाषाण काल का क्षेत्र कौन कौन सा रहा? बेलन नदी घाटी। ये याद रखिएगा, यही पूछ देता है कि कौन सा जो है घाटी जो है किस काल से संबंधित है, काल पूछ देता है। बेलन नदी घाटी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। सिंगरौली घाटी सोनभद्र में है। चकिया घाटी चंदौली में है। कहाँ है? चकिया चंदौली में है। देखिए कैसे याद करेंगे। बेलन नदी घाटी को रट लीजिएगा। बेलन नदी घाटी कहाँ पर है? बेलन नदी में आपने आप लोगों को पढ़ाया था किसमें? नदियों वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बेलन नदी के बारे में ही पढ़ाया था। बेलन नदी कहाँ है हमारी? ये प्रयागराज में है। ठीक है, तो उसी से आप बेलन घाटी भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसी नदी किनारे जो है बेलन घाटी, तो घाटियां कहाँ बनती है? नदियों किनारे ही ज्यादातर रहती हैं। तो जो है बेलन नदी घाटी, ये हो गया। अब है सिंगरौली घाटी। देखिए, सिंगरौली घाटी, तो सिंगरौली सात से सिंगरौली है और सात से सोनभद्र है। बस ये ट्रिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये ट्रिक से याद रखिए। सात से सिंगरौली, सात से सोनभद्र। सिंगरौली घाटी कहाँ पर है हमारा? सोनभद्र में है। चकिया घाटी कहाँ पर है? चंदौली में है। चकिया घाटी कहाँ पर है? चंदौली में है। तो चा से चकिया और चा से चंदौली। चकिया घाटी है चंदौली में। तो 3 चीजें पहले रट लीजिएगा आप लोग, ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से थे? बेलन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया घाटी। ठीक है, 3 चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई। अब देखते हैं बेलन नदी घाटी के। बेलन नदी घाटी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। यहाँ की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। किसके निर्देशन में? जी.आर. शर्मा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेलन नदी घाटी की एक खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा, ये ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्य लोहदा नाला क्षेत्र से मिले हैं। मतलब यहाँ पर एक लोहदा नाला क्षेत्र है। कहाँ? बेलन नदी घाटी में ही। याद रखिएगा, बेलन नदी घाटी में ही लोहदा नाला क्षेत्र है। वहीं से जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा। अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा यहाँ कहाँ से मिली है? बेलन नदी घाटी से मिली है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली थी? तो बेलन नदी घाटी से मिली थी। ठीक है, बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला से पुरापाषाण काल की, देखिए लिखा ना, बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला से पुरापाषाण काल की हड्डी से बनी मातृभूमि की मूर्ति मिली है। किससे बनी? हड्डी से बनी मातृभूमि की, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्तियों में से एक है। क्या है ये? विश्व की जो प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्तियां मिली हैं विश्व में अलग अलग जगह, उनमें से एक है। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? बेलन नदी घाटी से। ठीक है, और ये बेलन नदी घाटी कहाँ है? प्रयागराज में है। ये पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट आप लोगों को पहले याद रखना है। और लोहदा नाला क्षेत्र कहाँ पर है? लोहदा नाला क्षेत्र जो है बेलन नदी घाटी में ही है। अब इसके बाद देखते हैं औजार। इस काल के मानव क्वार्टज
क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हस्त कुठार, जो हैंड एक्स होती है, जो जिसको कुल्हाड़ी हम लोग बोलते हैं ना, वही कुल्हाड़ी हैंड एक्स जो है, और क्लीवर का प्रयोग करते थे। किसका? क्लीवर का। 3 चीजें। औजार किसके बने होते थे ये पूछा जाता है। पहले तो औजार पूछा जाता किसके बने होते थे, तो क्वार्टजाइट पत्थरों के बने होते थे। किससे? क्वार्टजाइट पत्थरों के। ठीक है। तो हस्त कुठार किस काल से मिले हैं? पुरापाषाण काल से, बेलन नदी घाटी से। और बने किसके होते थे? क्वार्टजाइट पत्थरों से बने होते थे। चलिए, बस 3 चीजें 4 चीजें इससे याद रखिए पुरापाषाण काल से। आप देखेंगे मध्यपाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल में क्या क्या चीजें हैं? उत्तर प्रदेश का मध्यपाषाण काल इतिहास की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ से मानव बस्तियों के पहले स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कहने का मतलब इसके ये है कि ये जो है, यहाँ से मानव बस्तियों के पहले स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। मानव बस्तियां कब बसने लगी, इसका पहला स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला? मध्यपाषाण काल से। वो जो पुरापाषाण काल था, उस समय ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि मानव जो है बस्तियों में बसते थे, वैसे छिटपुट जंगलों में घूमते रहते थे। अब बस्ती में जो बसने लगे, इसके पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? मध्यपाषाण काल से। अब देखते हैं मध्यपाषाण काल में कौन कौन से स्थल है, पहले देख लीजिए। मध्यपाषाण काल में स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, मध्यपाषाण काल में एक सराय नहर है जो कि प्रतापगढ़ में है। दूसरा महदहा है, ये भी प्रतापगढ़ में, दोनों प्रतापगढ़ में है। सराय नहर और महदहा, ये दोनों प्रतापगढ़ में है। इसके बाद दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में है। और इसके बाद है लेखैया, लेखैया प्रयागराज में। कैसे याद करना? देखिए, मेरे तरीके जैसे बताऊं वैसे याद करिएगा। आप तीन याद कर लीजिए सीधी बात, कि प्रतापगढ़ में कौन कौन सा है? सराय नहर है, प्रतापगढ़ में सराय नहर है, महदाहा है और दमदमा है। 3 हो गए आपके प्रतापगढ़ में। महदाहा, दमदमा देखिए रिदम बना रहा है, और सराय नहर, ये तीनों प्रतापगढ़ में। तो मध्यपाषाण काल के जो तीनों स्थल कहाँ से? प्रतापगढ़ से। एक को आपको अलग से याद रखना है, लेखैया। लेखैया कहाँ पर है? प्रयागराज में। बस ये याद रखना है। तो ये पहली बात तो हो गया कहाँ पर है। इसके बाद इनसे कौन कौन सी चीजें याद रखना है अंदर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। अब देखते हैं सराय नहर, जो कि कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। यहाँ से 14 समाधान कब्रें मिली हैं। ये सावधान, ये जो है क्या है? सावधान है। सावधान मतलब जो है 100, जिनको हम लोग बोलते हैं 100। ठीक है। तो यहाँ से 14 जो है सावधान कब्रें मिली हैं। यहाँ कब्रें मिली, कितनी कब्रें मिली हैं? 14 कब्रें मिली हैं। कब्रों में सिर पश्चिम की ओर, क्या है? कब्रों में जो है सिर पश्चिम की ओर और पैर पूरब की ओर थे। समझिए आप लोग इस बात को, कि सिर इनका पश्चिम की ओर था और पैर पूरब की ओर थे। ठीक है। यहाँ से मानवीय आक्रमण के पहले साक्ष्य मिले हैं। मानवीय आक्रमण का मतलब जो युद्ध हुआ यहाँ पर, उसके पहले साक्ष्य मिले। इसके पहले कभी साक्ष्य नहीं मिले। अब इसमें मेन चीज आपको क्या याद रखना है, कि पूछता है क्वेश्चन में कि किस स्थल से ऐसी कब्रें मिली हैं जिनका सिर जो है पश्चिम की ओर, देखिए उल्टा है ना, पश्चिम की ओर सिर है, जिनका सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर थे। तो याद रखिए उल्टा है, ये सिर पश्चिम की ओर है और पैर जो है पूरब की ओर है। ठीक है। तो ऐसी कब्रें कहाँ से मिली है? प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ के कौन से स्थल से? सराय नहर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसको देखते हैं महादाह से। तो महादाह को देखते हैं, महादाह कहाँ पर? प्रतापगढ़ में ही है। यहाँ से हड्डी एवं सींग, क्या है? हड्डी एवं सींग से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। युग्म समाधान का मतलब यह है कि दो दो जो है कब्रें एक साथ, जैसे दोनों व्यक्तियों को एक साथ दफना दिया गया है, पुरुष को और महिला को, दोनों को एक साथ दफना दिया जाता था। तो, तो अगर क्वेश्चन में आता है कैसे है कि हड्डी एवं सींग के उपकरण कहाँ से मिले हैं? हड्डी एवं सींग के उपकरण या आभूषण कहाँ से मिले हैं? महादाह से। ठीक है। यह तो पूछ देगा कि युग्म समाधान कहाँ से मिले हैं। युग्म समाधान या ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है जहाँ से स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया जाता था, तो कहाँ से मिला? महादाह से। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। हड्डी सींग का पूछ देगा, साथ में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का पूछ देगा, ये युग्म समाधान पूछ देगा। लैंग्वेज उसकी अलग अलग हो सकती है, चीज वही है। कहाँ से मिला? ये महादाह से मिला है, प्रतापगढ़ से। अब हम लोग देखते हैं दमदमा। अब कौन सा? दमदमा। तो दमदमा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में ही है। भाई तीनों तीनों चीजें हमने बताया आप लोगों को, दमदमा और जो है महादहा और जो है सरायनार, तीनों प्रतापगढ़ में है। यहाँ से कुल 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने समाधान? 41 समाधान प्राप्त हुए हैं।
एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ, जो देखिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कहाँ से, किस स्थल से 41 मानव शवाधान मिले हैं। 41 मानव की कब्रें मिली हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से मिली है? दमदमा से। दमदमा चमकते हुए मतलब बहुत ढेर सारा, तो यहाँ से दिमाग में हो जाएगा। और दूसरा दिमाग में रखना है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाने के साथ यहीं से मिला। देखिए कब्र एक है ये, और कब एक ही कब्र में आज के डेट में देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति को दफनाना है तो एक कब्र बनाई जाती है, ठीक है, एक व्यक्ति ये दफना दिया गया। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ये चीज़ है कि जैसे एक ही कब्र है, ये पूरा एक कब्र है, अब इसमें 3 व्यक्ति को दफना दिया गया, एक साथ 3 व्यक्ति को दफना दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके के सावधान कहाँ से मिले हैं? हमारी दमदमा से मिले हैं। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक कब्र है जिसमें जो है एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, उनके समाधान युग्म समाधान कहाँ से मिले हैं? जो है ये मिले हैं आपके महदाह से, ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों में अंतर है और दोनों क्वेश्चन अभी एमसीक्यू करवाऊंगा, सारे आएंगे, ठीक है। अब लेखैया देखते हैं। लेखैया, यहाँ से सर्वाधिक संख्या में 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 17 मानव कंकाल लेखैया से। लेखैया क्षेत्र जो कहाँ पर है? लेखैया स्थल जो है ये प्रयागराज में है और ये किसका है? मध्य पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से सर्वाधिक मानव संख्या में 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 17 मानव कंकाल, तो यहाँ से याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल। चलिए अब नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग रहेगा नवपाषाण काल, ठीक है, क्योंकि इसमें नई नई चीजें होंगी, इसलिए इसका नाम नया पाषाण काल दिया गया है, न्योलिथिक एज, ठीक है। इसमें क्या क्या, इस काल में मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत कर दी। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन उठा देता है, कुल बार पूछा गया है कि किस काल में मानव ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। आएगा क्वेश्चन में 100% है, ठीक है। तो ये याद रखिए किसने, जो नवपाषाण काल में पूछता है किस काल में मानव ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट कर दिया था? पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। तो किस काल में है? नवपाषाण काल में, दोनों याद रखिएगा। अब नवपाषाण काल के स्थल देखते हैं। पहले ओनली स्थल देख लेते हैं। कोलडीवा है एक, जो कि प्रयागराज में है। लोहरादेव है, ठीक है, लोहरादेव है, ये संत कबीर नगर में है। पंचो और महागढ़ा है, ये प्रयागराज में है। पंचो और महागढ़ा कहाँ है? प्रयागराज में है। चलिए देख लेते हैं कि जो है इसमें क्या कोलडीवा प्रयागराज में है। तो अभी कोलडीवा के बारे में देखते हैं क्या क्या साक्ष्य है। कोलडीवा में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? बेलन नदी के तट पर। अब एक चीज मैंने और बताया था, बेलन नदी घाटी, बेलन बेलन घाटी मैंने बताया था, तो वो किस काल का स्थल था? ये स्थल था हमारा पुरापाषाण काल का, पुरापाषाण काल का बेलन घाटी। इससे मत डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पुरापाषाण काल का है। और यहाँ ये अलग चीज है, इसमें क्या है, कोलडीवा जो प्रयागराज का क्षेत्र है ये बेलन नदी के तट पर स्थित है। बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व चावल का मतलब धान के साक्ष्य मिले हैं। यह विश्व की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। अब देखिए इसमें ये चीज कहा गया है कि जो यहाँ से 6000 साल पुराना चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है, जो कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। इसमें बार बार क्वेश्चन आया था कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोलडीवा से बनाते थे। यह क्वेश्चन है पूछता था कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य चावल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोलडीवा प्रयागराज से। किस काल में मिला है? नवपाषाण काल में। लेकिन अब क्या है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, बता रहा हूँ क्या। जो लोहरा देव है, तो लोहरा देव ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। आधुनिक खोजों के अनुसार यहाँ से 8000 से 9000, 8000 से कितना है? 8000 से 9000 साल पुराना, ठीक है, 8000 से 9000 साल पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब इसे कृषि का प्राचीनतम स्थल माना जाता है, ठीक है। क्या मतलब है कि पहले जो चावल का साक्ष्य मिला था 6000 साल पुराना था। अब जो लोहरा देव है संत कबीर नगर में, तो यहाँ से नया खोज की गई, यहाँ से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो 8 से 9000 साल पुराने हैं। तो अब अगर क्वेश्चन में आएगा कि जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोहरा देव लगाइएगा। कोलडीवा अगर पुरानी बुक पढ़ के चले जाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत बड़ी चीज गलती हो जाना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग पंचो है, पंचो को देखते हैं। पंचो और महागढ़ा जो कि प्रयागराज में है, ठीक है, तो 2 स्थल इसके भी प्रयागराज में है, ठीक है। इसके बाद जो है ये यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के मृदभांड साक्ष्य मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको पहले मृदभांड बोला जाता था,
तो यहाँ से मर्दभांड के साक्ष्य मिले, देख लीजिएगा। गोलाकार झोपड़ियाँ होती थी, ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों के मर्दभांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पंचो और महागढ़ा से। गढ़ा से याद रखिए, गढ़ा से घड़ा होता है, तो घड़ा का मतलब क्या हो जाएगा? मर्दभांड, बर्तन। बर्तनों में घड़ा ही सबसे मेन होता है, उससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि कैसे बन सकता है। देखिए इसमें क्या है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? लोहरा देव। लोहरा देव यदि विकल्प में ना हो, अगर लोहरा देव ना दिया हो तो आप कोल डीवा लगाएंगे। जैसे अगर लोहरा देव ऑप्शन में दे दिया तो लोहरा देव लगाएंगे। अगर लोहरा देव ना दिया होगा और कोल डीवा दिया होगा, ओनली कोल डीवा दिया होगा और कोई अदर को ऑप्शन में होगा तो आप कोल डीवा लगाएंगे, नहीं तो लोहरा देव ही लगाएंगे, याद रखिएगा। हड्डी के माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली? लोहदा नाला से, बेलन नदी घाटी से। आपको बताया था मैंने। बेलन नदी घाटी किस काल का है? ये पुरापाषाण काल का है, ये पुरापाषाण काल का है। अब क्या है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। 3 कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र में 3 कंकाल। मैंने बताया था दमदमा, प्रतापगढ़ से, और ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। किसका है? मध्य पाषाण काल का। अब देखिए मानव आगमन का प्रथम साक्ष्य, इसमें क्या है? मानव आगमन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? सरायनहर से। सरायनहर जो किस काल का है? मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है। और इसमें ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का स्थल है ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता देखेंगे हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यूपी के एग्जाम देंगे तो यूपी से रिलेट करके ज़्यादा हम पढ़ेंगे कोई चीज़। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक था। कहाँ तक था? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक, ठीक है। आलमगीरपुर इस सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। इस सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है? आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर के बारे में देख लेते हैं। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। महत्व में देखते हैं, यह पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? सबसे पूरा स्थल माना जाता है। नदी, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। क्या है? हिंडन यमुना की सहायक नदी है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है और हिंडन यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ये हो गया। इसको खोज देखते हैं, हम। खोज में क्या है? इसकी खोज कभी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आप लोग याद रखिएगा कि यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1958 में। कुल बार एक क्वेश्चन बन चुका है और ये सही मिलान में दे देता है, गलती हो जाती है। GR शर्मा का नाम दे देगा, यज्ञदत्त शर्मा का नाम दे देगा, गलती होती है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो आलमगीरपुर जो है, तो ये इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या साक्ष्य कौन से मिले हैं? यहाँ से कपास उगाने के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन। देखिए मृदभांड आपको ज्यादातर मिलेंगे और उन पर बनी त्रिभुज व मोर की आकृतियां भी मिली हैं। यहाँ से बर्तन पर बुने हुए कपड़े के निशान भी प्राप्त हुए हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं मांडी और कैराना क्षेत्र। मांडी और कैराना को पढ़ते हैं। मांडी और कैराना में क्या है? ये कहाँ है? मांडी और कैराना मुजफ्फरनगर में। मांडी से मुजफ्फर याद रखिएगा, तो मांडी से मुजफ्फर। मांडी और कैराना क्षेत्र कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। अब मांडी के बारे में देखते हैं हम लोग। यह स्थल मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से भारी मात्रा में हड़प्पा कालीन सोने के छल्ले, गहने और प्राचीन सिक्के, टंक जो है प्राप्त हुए हैं, जिसे मांडी का खजाना भी कहा जाता है। बात समझिए, यहाँ से भारी मात्रा में हड़प्पा कालीन सोने के छल्ले प्राप्त हुए हैं। सोने के ढेर सारे छल्ले प्राप्त हुए हैं, गहने ढेर सारे प्राप्त हुए हैं और सिक्के प्राप्त हुए हैं। जब सोने का छल्ला प्राप्त हो रहा है, गहने प्राप्त हो रहा है और खुदाई से प्राचीन सिक्के निकल रहे हैं, तो उसको मांडी का खजाना भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? मांडी का खजाना, याद रखिएगा। तो मांडी का खजाना है कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। विशेष तत्व में क्या है? इसे हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या भंडारण केंद्र माना जाता है। ये क्या है? प्रमुख व्यापारिक केंद्र या भंडारण केंद्र भी है ये। विशेष तथ्य में जरूर याद रखिएगा। तो मांडी क्या है? प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है या भंडारण केंद्र। इसको भंडारण से कैसे बता रहा हूँ? देखिए, ये कोई चीज आप लोग ऐसे पढ़ा करिए कि वो चीज हमेशा रटना ही ना पड़े। कुछ चीजें दिमाग से भी देखी जाती है, क्यों इसका नाम दिया गया है। व्यापारिक और भंडारण केंद्र नाम क्यों दिया गया है? देखिए, इस क्षेत्र से सोने के छल्ले प्राप्त हुए, ठीक है, गहने प्राप्त हुए, प्राचीन सिक्के, सिक्कों से ही तो व्यापार होता है।
वहाँ से आयात का आवागमन है, हर चीज़ के लिए सिक्के चाहिए, सोने का है। ये सब क्या व्यापारिक केंद्र के हिसाब से समझिए ना, व्यापारिक केंद्र भंडारण या भंडारण हुआ ना पूरा सिक्कों का, गहनों का और जो है छल्लों का। उसी के आधार पर जो है अगर पैसा नहीं हो तो व्यापार कैसे चलेगा? उससे अंदाजा लगाइए आप लोग। तो ये क्या है? ये व्यापारिक केंद्र, भंडारण केंद्र अगर आ जाएगा, जब आप लोगों को ये जानकारी होगी सोने के छिल्ले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गहने प्राचीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मांडी से, कराना से, तो आप लोग उसको क्या लगा पाएंगे कि ये जो है मांडी कराना में जो है वह कोई व्यापारिक केंद्र माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अब हुलास को देखते हैं। पूरा देखिए हम कवर करवाएंगे। जो जो भी आपने बैच खरीदा होगा ना, तो उस बैच से भी अच्छी तैयारी आपकी इससे होने वाली है। पॉइंटेड है, जो एग्जाम हो रहा है ना, हमारे इससे फंस रहा है इस समय। ये देखिए, बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारे इससे का मतलब ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसा पॉइंटेड पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में यहाँ से 100% फंस रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। अब हुलास और बड़ा गांव देखते हैं। हुलास और बड़ा गांव कहाँ है? सहारनपुर में है। ये कहाँ पर है? सहारनपुर में है। अब हुलास के बारे में देखते हैं। हुलास, यहाँ से उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। क्या? उत्तर हड़प्पाकालीन, याद रखिए, उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग मनके बनाने की कला में निपुण थे, मतलब मनके बनाते थे। ठीक है, यहाँ से हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कैसे कैसे मृदभांड मिले हैं? हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों प्रकार के मृदभांड मिले हैं। हाथ से ही बनाते थे मृदभांड और जो है चाक से ही बनाते मृदभांड। याद रखा करिए, जो ये दीपक दे लिया, इसके बाद जो है खोरवा, और इसके बाद वैसे जग टाइप के पानी रखने का जो बर्तन है वो सब बनता है, वही मृदभांड है पूरा। ठीक है, इसके बाद साक्ष्य में देखते हैं। यहाँ से धान, मटर और सरसों की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि धान की खेती होती थी, मटर की खेती होती थी, सरसों की खेती होती थी। ऐसे साक्ष्य भी हुलास और मान बड़ा गांव से प्राप्त हुए हैं, जो कि सहारनपुर में है। हुलास से सहारनपुर, हुलास से सा, हुलास से सा, हुलास सा यहाँ बचा, सहारनपुर ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। सनौली को याद करिएगा आप लोग। अब सनौली है, सनौली कहाँ? बागपत में है। इसको जरूर देखिएगा, सनौली कहाँ है? बागपत में है। इसका महत्व देखते हैं। ये हाल ही के वर्षों में खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अब देखिए, हाल ही में जब खोजा गया है कोई चीज, तो उसमें जो चीज मिलती है ना, तो क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। तो अब इससे जैसे इन चीजों को आप पॉइंटेड याद रखा करिए कि देखिए, अगर कोई चीज नई खोजी गई है तो क्वेश्चन एग्जामिनर वहां से ही बना देता है। तो उसको आप लोग जरूर याद रखा करिए। अब साक्ष्य में देखेंगे सनौली से। सनौली से 125 मानव समाधान मिले। कितने? 125, 125 मानव समाधान मिले। ठीक है, खबरें मिली हैं। यहाँ से युद्ध के रथ, अब देखिए युद्ध के रथ भी मिले हैं। युद्ध के रथ, ये क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, कि पूछेगा कि किस क्षेत्र से युद्ध के रथ मिले हैं। युद्ध के रथ मिलते हैं, चैरियोट। ठीक है, तो कहाँ से मिले? सनौली से। सनौली कहाँ है? बागपत में है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है? तलवारें, तांबे की तलवारें मिली हैं। ठीक है, और योद्धाओं के सिर शास्त्र मिले हैं। अब देखिए साक्ष्य में देखते हैं। सनौली से 125 मानव समाधान मतलब कब्रें मिली हैं। यहाँ से युद्ध रथ, चैरियोट हो गया, तांबे की तलवारें और योद्धाओं के शस्त्राण, हेलमेट जो है मिले हैं, जिसने भारतीय इतिहास की कई पुरानी मान्यताओं को बदल दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो सर में मखौटा पहने, आप पिक्चरों में देखे होंगे, जो राजाओं पहनते थे जब युद्ध लड़ते थे, उसी को शस्त्राण बोला गया है, हेलमेट। ठीक है, और तांबे की तलवारें, युद्ध के रथ भी मिले हैं। देखिए, तो ये सनौली से ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिसने पूरा इतिहास ही चेंज कर दिया। तो पूछ सकता है कि युद्ध के रथ कहाँ से मिले हैं, तांबे की तलवारें कहाँ से मिली हैं, योद्धाओं के शस्त्राण, हेलमेट कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो पूछ देगा, ये पूछ देगा 125 मानव समाधान कब्रें कहाँ से मिली हैं हाल ही में? सनौली बागपत से मिली है, जो कि हड़प्पाकालीन स्थल है। याद रखिएगा आप लोग। इसका विशेषता देखते हैं। यहाँ की कब्रों में मृतकों के साथ उनके हथियार और गहने भी दफन है। आप समझिए, इतना मतलब उस समय वीरता के हिसाब से देखिए, यहाँ की कब्रों में जो मृतक होते थे उनके हथियार और गहने भी दफन है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम परीक्षा की दृष्टि से। इसमें क्या है? हड़प्पा की पूर्वी सीमा। हड़प्पा की पूर्वी सीमा किसे कहा जाता है? आलमगीरपुर, मेरठ को कहा जाता है। आलमगीरपुर, मेरठ को कहा जाता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सनौली का महत्व क्यों है? सनौली के समय महत्व इस वजह से ज्यादा है क्योंकि यहाँ से रथ और योद्धाओं के साक्ष्य मिले हैं।
योद्धाओं के साथ मिले, ये कहाँ? बागपत में। इसको रट के जाइएगा आप लोग, मेरे कहने से जरूर रट के जाइएगा इसको, कि सनौली से क्या मिले हैं? रथ के साक्ष्य मिले हैं और योद्धाओं के साक्ष्य मिले, जैसे तलवारें, हेलमेट वगैरह। ये कहाँ है? बागपत में। ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से रट के जाइएगा। इसके बाद देखिए, सोने के छल्ले और सिक्के कहाँ से मिले? मांडी मुजफ्फरनगर से। मैंने बताया था कि सोने के छिल्ले और सिक्के मांडी मुजफ्फरनगर से मिले हैं, ठीक है। और इसी को जो व्यापारिक केंद्र भी कहा गया था, याद है आप लोगों को? व्यापारिक केंद्र भी कहा गया है, ठीक है। यह भंडारण केंद्र यहाँ स्थित था, भंडारण केंद्र, याद रखिए। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की नदियाँ। तो नदियों में क्या है? हिंडन नदी के किनारे कौन सा जो है? हिंडन नदी किस किनारे? मेरठ, मेरठ के पास में हिंडन नदी है, ठीक है। और उसके बाद यमुना का प्रभाव क्षेत्र जो है, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पाई गई है, तो ये जो है आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर हमारा मेरठ में है। अब मेरठ मेरठ में है, और ये आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ये कि हिंडन जो है मेरठ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारे द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से 3 क्लासों में कवर किया गया है। इसके पहले 2 क्लासें और हुई हैं, तो जिन स्टूडेंट ने भी उन क्लासों को ना देखा हो तो आप लोग जाकर उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगली क्लास में मैं पूरी तरीके से एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। उसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे और मैचिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। उससे हार्ड आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप लोअर पीसीएस दें, चाहे यूपीपी दें, चाहे यूपी होमगार्ड दें। मैं कंटेंट ही इतना हार्ड बनाता हूँ, इतना पॉइंटेड बनाता हूँ, उसी से एग्जाम में भी आएगा और उससे हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को वो वीडियो तुरंत मिल जाए। आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। जो भी बच्चे जो है यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी होमगार्ड हो, यूपीपी हो, जून में एग्जाम है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो है सिलेबस आप लोगों को बनाया गया है। जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इससे जुड़ें और अपनी तैयारी बेहतर करें।